आईओसीएल रिक्रूटमेंट, भाई साहब आईओसीएल की वैकेंसीज बैक टू बैक आती हुई जा रही है और इस बार नोटिफिकेशन आया हुआ है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट का, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा ये ऑफर फिर से आ गया है। बहुत सारी चीजें जो आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो सैलरी है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, इसके जो अलाउंसेस जो पर्क्स मिलते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, इसकी जो लाइफस्टाइल होती है आफ्टर जॉब ये बहुत अच्छी होती है, और गाइस दिस कैन बी योर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, है ना। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको बताना चाहूंगा गाइस। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि ये जो आपका आईओसीएल का रिक्रूटमेंट आया है इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम पोस्ट देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आओ आ जाते हैं, और ये हमारा मैकेनिकल का जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल पे आप लोगों की 5 जगह जो जगह है वो निकली हुई है, गुवाहाटी, बरुनाई, पानीपत, दिग्बोई और बोगाईगांव। ठीक है, इसमें आपकी 2 3 और यहां पर अगर देखा जाए 2 और 4 और 3, है ना। मतलब देखा जाए तो 2 3 2 5, 5 और 2 7 4 11, 11 और 3 14, 14 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गाइस, जहां पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें गाइस थोड़ा सा और इन डेप्थ में आप लोगों को चीजें बताऊंगा सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाइए, आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया है कि भाई इनका जो पेपर होने वाला है ये बहुत ही सिंपल लेवल पे होगा, राइट। उसके पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूं मैकेनिकल का। सिंपल लेवल पे क्यों होने वाला है वो भी बताऊंगा। ये देखो गाइस, ये मैकेनिकल की कैटेगरी है, ये 205 वैकेंसी नहीं है। अगर किसी ने इसको वैकेंसी समझा है तो ये गलत है बेटा, ये कोड है, पोस्ट कोड है 205, दिस इज नॉट द वैकेंसी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वैकेंसी है वो टोटल 14 है, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने बोला है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होने वाला है, जिसमें आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी होगा। मतलब आप फाइनल ईयर में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी चीज, अगर आप लोग बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में है या मास्टर्स करा है, सीए करा है, ये फॉर्म में नहीं आएगा, हायर एजुकेशन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाली चीजें आनी है। और इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं और आपको यहां पर 1 2 पॉइंट और हैं जो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पर इन्होंने जो बोला है इसको समझ लेते हैं कि कोई भी हायर एजुकेशन की अगर आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया तो भी ये एलिजिबल नहीं होगा। लिखा हुआ है इतने सारे पोस्ट के नाम, मतलब इतने सारे हायर एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक लिखा हुआ है, और एनी सच इक्विवेलेंट हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल इन केस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब अगर सिलेक्शन प्रोसेस में अगर आपको पहले ही देखने के लिए मिल गया तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और गलती से अगर इन्होंने जॉब के बाद देखा तो जॉब भी टर्मिनेट कर देंगे। इसमें इन्होंने साफ साफ लिख करके दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज इन्होंने बोला है कि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उनका सीजीपीए वगैरह चलता है, लेकिन हमने परसेंटेज में बोला है तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप अपना परसेंटेज निकाल लेना। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप लोग 59.99% अगर आपका आ रहा है तो उसको 60 मत बोल देना, 60 नहीं है वो 59.99% ही हम कंसीडर करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, 59.99% ही चलेगा, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने गाइज एक चीज और भी बताई है, यहां पर जो कई सारे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना। जहां पर लगता है कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट भी कर सकते हैं क्या, नहीं भैया सुनो क्या बात है। बात ये वाली है कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। अब जैसे कि पहले, इसके पहले आपको 2 3 चीजें हैं जो मैं बता देता हूं। जैसे इन्होंने लिखा है क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू अ पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंट डिस्टेंस लर्निंग शैल रेंडर द कैंडिडेट इनएलिजिबल। आप डिस्टेंस से हैं तो नहीं कर सकते। दूसरी, सैंडविच डिप्लोमा कोर्स with industrial training as the part of the course with no break shall be considered eligible। फिर यहां पर इन्होंने लिखा है डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्ट्रीम दैट इज क्लास 12 साइंस या फिर आईटीआई एडमिटेड इन सेकंड ईयर ऑफ द डिप्लोमा कोर्स। अब आप लोग सेकंड ईयर में सीधा चले आते हो ना डिप्लोमा में, अगर कुछ ऐसा है उस केस में आपकी 4 सेमेस्टर की एग्रीगेट जो डिप्लोमा कोर्स की है उसका मार्क्स को हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ इसमें कंसीडर करेंगे। फिर उसके बाद हायर, ये वाला जो मैं आपसे बोल नहीं रहा था कि नौकरी के बाद भी निकाल सकते हैं, ये देखो ये वाला पॉइंट यहां पे लिखा है, सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोजेशन ऑफ और परस्यूइंग हायर क्वालिफिकेशन और हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल रेंडर अ कैंडिडेट इनएलिजिबल फॉर कंसिडरेशन एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन एंड टर्मिनेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इफ रिक्रूटेड। नौकरी लग भी गई ना तो हटा दिया जाएगा, ठीक है।
Okay, the criteria for full-time regular course shall not be considered, shall not be insisted upon in case of ex-serviceman. ये वाली चीज तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद गाइज इन्होंने यहाँ पर अपने फॉर्म का वो बता दिया कि भाई पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा पेपर पैटर्न होने वाला है। इन्होंने बोला है कि भैया हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे, 120 मिनट का टाइम होगा, 75 क्वेश्चन उसमें से हम ले लेंगे आप लोगों का टेक्निकल वाला, 15 क्वेश्चन ले लेंगे जनरल एबिलिटी का, और जो आप लोगों का क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछेंगे 120 मिनट के। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग, मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। इन्होंने एज लिमिट पे दिल तोड़ा है गाइस। एज लिमिट में बोला है मिनिमम एज 18 साल होगी, मैक्सिमम एज 26 साल होगी, मतलब 18 से 26 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी एज 27 है, 28 से तो नहीं भरा जाएगा। अब ये डेट कब से कैलकुलेट की जाएगी, तो ये की जाएगी 31 दिसंबर 2025 से। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस इन्होंने एज रिलैक्सेशन में बोल दिया है कि अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से आते हो तो फिर आप लोगों की एज हम लोग 5 साल बढ़ा देंगे तो 31 हो जाएगी। अगर OBC कैटेगरी से आते हो तो आप लोगों की एज 3 साल बढ़ जाएगी तो 29 हो जाएगी, वरना आप लोगों की एज जनरल के लिए 26 साल ही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया है कि भाई यहां पर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और SPPT होगा। SPPT कहने का मतलब होता है स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, राइट, SPPT। अब SPPT क्यों कर रहे हैं, आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें मुन्ना भाई की जगह वो रुस्तम नहीं चला जाता मुन्ना भाई बन के एग्जाम देने, और फिर उसके बाद वो टॉप करता है मुन्ना भाई। तो ऐसा कुछ ना हो, तो जब आप सिलेक्शन लेने जाओगे जब, तो आपका एक बार टेस्ट भी होगा, और वो टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि आपसे अगर कुछ नहीं बना तो दिक्कत है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आपकी जेन्युइनिटी पता की जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद गाइस यहां पर इन्होंने बताया कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। इन्होंने साफ साफ लिख करके दे दिया है कि भैया यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, राइट। आप बोलोगे सर जी कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पेपर हिंदी और इंग्लिश में होगा, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब पूरे के पूरे आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज इन्होंने बता दिया है कि आप लोग जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें आप लोगों को कोई भी करेक्शन विंडो नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप लोगों का सिटी अलॉट हो गई, सेंटर अलॉट हो गया, जो सारी चीजें हुई वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने कोई भी चीज डेटा गलत डाला है तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ क्लियरली ये वाली चीज बताई हुई है, राइट। ओके, फिर उसके बाद गाइज इन्होंने बोला है, ये यहाँ पे जो बोल्ड में लिखा है वो इसलिए लिखा है कि जो भी बच्चा है वो अपना कॉल लेटर और ID प्रूफ लेकर के आना, बिना उसके एंट्री नहीं देंगे, और लेट हो गए तो भी एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने फीस के बारे में बताया कि भैया इसकी जो फीस होने वाली है वो जनरल कैटेगरी, साथ में EWS और आपका OBC के लिए 300 रुपए की फीस होगी जो आपको भरनी है, और वो भी नॉट रिफंडेबल है। प्लस उसके बाद इन्होंने एक चीज और भी बता दिया कि भैया जो आप लोगों के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं SC ST के, उन सारे लोग को हम बता रहे हैं कि भैया आप लोगों को यहाँ पर जो फीस है वो नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ जनरल OBC और EWS को फीस लगेगी। अब पर्क्स क्या क्या मिल रहे हैं भाई, पर्क्स सुन के दिल खुश हो जाता है। पर्क्स में बेसिक पे के अलावा आपको सबसे पहले इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ DA दैट इज डियरनेस अलाउंसेस मिलेगा। फिर उसके बाद आपको अदर अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि बेसिक्स बेनिफिट्स ऑफ HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आपको HRA नहीं मिलेगा तो हाउस अकोमोडेशन दिया जाएगा, हाउसिंग अकोमोडेशन। फिर उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव, एक इंसेंटिव प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव। फिर उसके बाद PLI होता है दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ये भी मिलेगा। फिर उसके बाद ग्रेचुइटी मिलेगी, देन प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा, लीव इनकैशमेंट, अगर आप लोग छुट्टियां नहीं लेते हो तो अपनी लीव इन कैश करा लो। देन आपको ट्रैवल लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है। अब लीव ट्रैवल कंसेशन कहने का मतलब होता है LTC। ये गाइस हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है साल में, 2 साल में एक बार, जिसमें वो खुद और खुद की फैमिली के साथ AC सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी घूमने जा सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आपको TLC मिल जाएगा जिसमें आपकी पूरी की पूरी जो टिकट का चार्ज है वो आपका नहीं लगता। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट फंड स्कीम मिलेगी, हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस मिलेगा, मतलब घर बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको एडवांस मिल जाएगा, कन्वीनियंस एडवांस मिलेगा, आने जाने का भी खर्चा, गाड़ी वगैरह, राइट। फिर मेंटेनेंस रिम्बर्समेंट भी है, और इसके साथ साथ चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी हैं। मतलब आपका बच्चा है उसके पढ़ाई के लिए भी चिंता नहीं करनी, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस, मतलब आप लोग जॉब फॉर्म फिल करने से पहले अपनी फिटनेस देख लेना, कोई गंभीर बीमारी ना हो आपको,
ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया। फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन में बताया है कि अगर कोई गर्ल्स हैं तो पोस्ट कोड जो आपका मैकेनिकल के लिए है ना 205, इस पोस्ट कोड में जाकर के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अब ये बाकी सारी चीजें इन्होंने पुरानी ही बताई हैं, जैसा जो आईओसीएल में हमेशा लिखा रहता है। ये देखो फीस के लिए जो मैंने आपको बताया था 300 रुपए फीस होने वाली है, किसके किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर पे, और ये नॉन रिफंडेबल फीस होगी। कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 20 दिसंबर 2025 से लेकर के 9 जनवरी 2026 तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, और यहां पर कोई भी विंडो नहीं मिलेगी आप लोगों को फॉर्म को करेक्ट करने के लिए, इस चीज को याद रखिएगा। ये सारी डिटेल्स हैं कि आप लोगों को आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन है ना व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक के साथ या फिर ब्लैक इंक के साथ भी चल जाएगा, और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि अगर आप लोग किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट में किसी कैटेगरी से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगा दीजिएगा, और आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से जितनी चीजें हैं वो भी होगा, राइट, है ना। फिर उसके बाद सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में करना, अगर आपने कैपिटल लेटर्स में करा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थंब इंप्रेशन बिल्कुल सही से लगाना है, जो बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें हैं जिससे आप लोगों की चीजों में कोई दिक्कत ना आए, इसके बारे में बता दिया है। फिर उसके बाद गाइस थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहां पर इन्होंने कुछ डेट्स बताई हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस डेट से ही आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, और यहां पर डेट्स में इन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या बताई है, पहली चीज ये जो मेरा सबसे पहला आ रहा है चौथे नंबर का पॉइंट, दैट इज टेंटेटिव मंथ ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी का जो टेंटेटिव मंथ होने वाला गाइस वो कब होने वाला आप लोगों का, जनवरी लास्ट वीक। मतलब अगर देखा जाए अभी दिसंबर का मिड ही चल रहा है ना, तो आधा दिसंबर और पूरा जनवरी, 1.5 महीने का टाइम है। अभी अभी आप लोगों ने एसएससी जेई का एग्जाम दिया है, अब एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने तैयारी करी थी, कुछ मिस्टेक्स रह गई होंगी जिसको आप सुधार सकते हो। बीएल का भी एग्जाम दिया है, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स नहीं होंगी जो सुधार सकते हो। फिर उसके बाद अभी जो एग्जाम है तो 1.5 महीने का टाइम है जिसमें आप बढ़िया लेवल पे अपनी मिस्टेक्स को सुधार करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, 20 दिसंबर, और जो लास्ट डेट है वो क्या है, 9 जनवरी 2026, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गाइस इन्होंने बोला है कि जो हमारा कॉल लेटर है वो हम एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आपको इशू करके दे देंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो एसपीपीटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए 2 वीक्स आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी, मतलब आप लोगों का 15 फरवरी तक आप लोगों का उसका एसपीपीटी का कॉल लेटर आ जाएगा, राइट। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फॉर आईओसीएल। अब देखो गाइज ये तो हमें समझ में आ गया, अब मन में भी आ रहा है 1.5 महीने है भाई तैयारी के लिए, तो हमने एसएससी में तैयारी करी है, मतलब तैयारी अच्छी है, अब और बेहतर तैयारी करनी है तो कैसे करें, या फिर बिल्कुल ही पक्का कर लेंगे 1.5 महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइज आप लोगों को पता है वी हैव दिस बैच, आईओसीएल का बैच है, लक्ष्य बैच, जिसमें आप जा सकते हो, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लोग इसमें टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 1.5 महीने में आपको जितनी रिकॉर्डिंग्स देखनी है उतनी रिकॉर्डिंग्स देख लो, जितने लाइव सेशंस देखना चाहते हो उतने लाइव देखो, आपको हर एक चीज इसमें मिल जाएगी, राइट। फिर उसके साथ गाइस आप ये बैच लोगे कहां से, तो इस बैच के लिए आप लोगों को आना है बेटा कहां पर, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन पे आओ और यहां पर आकर के बैच में एनरोल करो और बढ़िया लेवल पे तैयारी शुरू कर दो। देखो 1.5 महीने का टाइम है, आई विल नॉट से कि वेस्ट करना किसी भी दुख में कि अरे एसएससी जेईई अच्छा नहीं गया, बीएल अच्छा नहीं गया तो अब मैं क्या करूं, अब भाई लग जाओ आईओसीएल पे, एक एग्जाम तो निकालो, है ना, और बढ़िया लेवल पे एग्जाम होगा भी, भरोसा करो। तुमने अच्छी तैयारी करी, तुम बहुत वर्ज पर हो अभी, अच्छी तैयारी, इसको और बेहतर कर लो 1.5 महीने में, जो जो कमियां रह गई उनको सुधारो, है ना। कहते हैं ना वो कवि हरिवंश राय साहब की एक मतलब पोएम है जिसमें क्या था कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, है ना। तो जब तक सफल नहीं हो रहे तब तक नींद चैन को त्याग दो, है ना। तो ये वही वाली बात है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, है ना। तो भाई ये वाली चीज को हमेशा याद रखना, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, वो कमियों को देखो, सुधार करते हुए चले जाओ, अपने आप बढ़ते चले जाओगे, अपने आप बढ़ते हुए चले जाओगे, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करो, सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं फिर इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। आपको नंबर भी दिख रहा है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो और आपके कोई भी डाउट वो क्लियर कर सकते हो। और गाइस इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।